गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्नोट चक्र के बारे में। ऊष्मागतिकी है आपके बीएससी पार्ट सेकंड, उसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेपर है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स है, बीएससी पार्ट सेकंड। और इसकी ऊष्मागतिकी एक अपना चिप है बुक, ठीक है ना। इसी का फर्स्ट यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कार्नोट चक्र के नाम से जाना जाता है। सीधा आता है क्वेश्चन, क्या आता है, कार्नोट चक्र को परिभाषित कीजिए, वह इसके लिए जो व्यंजक है वो ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कार्नोट चक्र क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज की क्लास में। और इसमें सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है तो कार्नोट चक्र है। कार्नोट चक्र होता है क्या, पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ ना, ये डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में इसको हम समझते हैं। पी वी, ए बी सी और डी, ये डायग्राम आपको आवश्यक रहेगा ना। इसमें अगर इसको मिला भी सकते हैं, पी ए पी बी, ये पी डी और ये पी सी, ऐसे ही वी सी वी बी वी डी और वी ए, ठीक है। ये मान हो गए चारों इसके। और इधर क्या बनेगा इसके सापेक्ष, तो यहाँ पर अब कार्बन जो उष्मा इंजन है वो मैं बनाता हूँ। उष्मा इंजन कैसा रहेगा, क्या इसके अंदर सारी चीजें होती है, तो इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं। एक डायग्राम और बनेगा अपना, पास में बन गया। आप सोचेंगे कि इसके पास में ही बना है, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम सारे बन गए, ठीक है। अब इसको अपने को डिस्कस वो करना है। तो क्या क्या चीजें बनाई है मैंने, ये जो डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये वाला जो कहलाता है उष्मा स्रोत, क्या होता है सारी चीजों का मैं डिस्कशन करूंगा। उष्मा स्रोत, इसका ताप कितना है, T1 इसका ताप। यहाँ पर ये वाला जो है ये कहलाता है आपका कुचालक स्टैंड, ठीक है। और ये वाला कहलाता है उष्मा सिंक, उष्मा सिंक। क्या इसका ताप रहता है, तो इसका ताप रहता है T2। और यहाँ पर ये जो बीच में डॉट डॉट दिखाया गया है, यहाँ पर भरी हुई है गैस, इसको हम कहते हैं कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। और ये जो इसके चारों तरफ ये देखो जितनी भी लाइनें मैंने खींची है ना, इन लाइनों का मतलब क्या है कि ये कुचालक दीवारें हैं, ठीक है। कुचालक यानी ये उष्मा को बाहर की तरफ नहीं जाने देती है, कुचालक दीवारें। तो ये कुचालक दीवारें हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में अपने को विस्तार से अध्ययन करना है कि क्या कार्नोट चक्र होता है। तो ये जो मैंने डायग्राम आपको बनाया है ये क्या कहलाता है, आपका कार्नोट चक्र कहलाता है, कार्नोट चक्र। अब इसको इसका विस्तार से अपने को कार्य है वो करना रहेगा। तो कैसे इसको काम में लेते हैं, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ स्रोत क्या है, सिंक क्या है, कुचालक स्टैंड क्या है, कार्यकारी पदार्थ क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें नीचे वाले में डबल दीवार नहीं है, सिंगल है, ठीक है। मतलब इससे उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। और यहाँ पर जो ये पिस्टन लगाया हुआ है, इसको इसको ऊपर खिसका सकते हैं, तो ये घर्षण रहित पिस्टन है। घर्षण रहित पिस्टन का मतलब यहाँ पर उष्मा का कोई भी वेग नहीं होता है।
तो सबसे पहले, और यहाँ पर ये उष्मा स्रोत है, उष्मा स्रोत क्या है, तो हम कह सकते हैं उष्मा स्रोत और उष्मा सिंक दोनों के लिए इनकी उष्माधारिता अनंत होती है। उष्माधारिता मतलब हीट कैपेसिटी, कि कितनी भी उसको उष्मा दो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उष्मा स्रोत है, इसको मैंने कितना भी ऊर्जा दे दिया, उष्मा दे दी, तो भी इसका ताप कितना रहेगा, T1 ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे उष्मा सिंक के बारे में कहा जाए तो इसको भी कितने भी उष्मा दे दो, इसका ताप है वो T2 ही रहेगा। सर फर्क क्या हुआ T1 और T2 में, उष्मा स्रोत और सिंक में फर्क क्या है, फिर दोनों एक ही बात है। हाँ, हीट कैपेसिटी तो अधिक होती है, लेकिन सामान्यतया क्या होता है, T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो मतलब क्या है कि उष्मा स्रोत का जो ताप है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, और इसका नुकसान क्या होता है या फायदा क्या होता है, तो अपन देखते हैं कि अगर इसका ताप ज्यादा हो गया इससे, तो ज्यादा ताप होने के कारण ये क्या करेगा फिर, यानी यहाँ से उष्मा है वो इसको दी जाती है और इसका ताप रहता है कम, इसलिए इसको उष्मा दी जाती है। यानी यहाँ से सबसे पहले ये क्या करेगा, जो हमारा कार्यकारी पदार्थ है उष्मा ग्रहण करेगा और यहाँ से उष्मा है उसको रिलीव करेगा, ठीक है ना। ये जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ये छपने वाला है पेपर एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। 6.5 नंबर या 4.5 नंबर तो कोई रोकेगा ही नहीं इसके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू इसमें बने रहें। तो कार्यकारी पदार्थ ये मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है। तो यहाँ पर अपन हमारे पास में हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी कार्नोट चक्र। अब मैं इसको शुरुआत करता हूँ कार्नोट चक्र की। सबसे पहले आती है इसकी संरचना के बारे में, तो सबसे पहले बताना रहता है आपको उष्मा इंजन के बारे में। तो उष्मा इंजन क्या होता है, तो उष्मा इंजन ऐसी व्यवस्था है जिसमें उष्मा को दी जाती है और वापस पुनः ली जाती है। इसके कौन कौन से भाग हो गए, तो उष्मा इंजन किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो उष्मा इंजन एक तो आपके कार्यकारी पदार्थ और इससे मिलकर बना हो गया, दूसरा उष्मा स्रोत हो गया, कुचालक स्टैंड हो गया, और उष्मा सिंक हो गया, ठीक है। स्रोत, सिंक, कुचालक स्टैंड, और ये मैंने सबकी बातचीत आपको बताई दी। तो ये सारी चीजें हैं वो अपन इसको अपने को लिखनी रहती है, उष्मा स्रोत क्या होता है, सिंक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लिख दी, ठीक है। फिर अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टोटल को मिलाकर कह देते हैं हम यांत्रिक व्यवस्था। ये जो भी है ये क्या कहलाती है आपकी यांत्रिक व्यवस्था, ठीक है ना, यांत्रिक व्यवस्था। अब देखो मैं इसकी थ्योरी का पूरा डिस्कशन कर सकता हूं। तो यांत्रिक व्यवस्था ये सबसे पहले, तो अब देखो सबसे पहले आता है प्रथम प्रक्रम। प्रथम प्रक्रम क्या है, ए से बी, यानी सबसे पहले जो हमारी यांत्रिक व्यवस्था वो कहां पर है, इसके ऊपर है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम है इसका VA, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ VA के द्वारा, और दाब कितना है इसका PA, आगे ध्यान में। तो PA और VA पर निकाय है वो स्थित है, निकाय स्थित है, इट मींस यहाँ पर जो कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, तो आदर्श रूप से आदर्श गैस काम में ली जाती है, और प्रैक्टिकली तो आदर्श गैस होती नहीं कोई, तो जो रियल गैसेज वास्तविक गैस है उनको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो दाब और ताप कितना, दाब और आयतन कितना हो गया PAVA, और ताप कितना है इसका T1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यांत्रिक व्यवस्था को सबसे प्रथम प्रक्रम कौन सा हो गया, तो इसको हम कहते हैं समतापी प्रसार, समतापी प्रसार, ठीक है ना। ये प्रथम प्रक्रम हो गया VA से VB तक। अब इसमें लिखना क्या है समतापी प्रसार में, तो समतापी प्रसार में हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम यांत्रिक व्यवस्था को उठाकर उष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं, ठीक। उष्मा स्रोत के ऊपर रखने के कारण से यहाँ पर जो यांत्रिक व्यवस्था है वो उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण करती है, और उष्मा ग्रहण करने के कारण ये पिस्टन है ये ऊपर की ओर खिसक जाता है। पिस्टन ऊपर की ओर खिसका मतलब दाब में क्या हो गई, कमी आ गई। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं PA से जो दूसरी अवस्था है PB, इसका दाब क्या हो गया है, कम हो गया है, दिख रहा है अपने को यहाँ पर। तो ये दाब में आ गई इसके कमी, ठीक। और आयतन, क्योंकि मैंने कहा पिस्टन को ऊपर बढ़ाया है तो आयतन में क्या हो गई, आयतन में भी विस्तार हो गया। भाई आपने ऊपर बढ़ाया तो जगह ज्यादा मिल गई ना गैस को फैलने की। तो क्यों गैस फैलेगी ऊपर, क्योंकि यहाँ से उष्मा ये ग्रहण कर रही है, इसलिए हमने नाम क्या दिया इसका समतापी प्रसार। समतापी प्रसार क्यों, क्योंकि पहले भी ताप T1 है और आखिर तक यानी पहला जो प्रक्रम रहेगा पूरे में आपका जो ताप रहेगा वो कितना रहेगा, T1 रहेगा, समान रहेगा। तो समतापी प्रसार में जो गैस है वो उष्मा ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के बाद में आपकी जो ग्रहण करेगी और यहाँ तक B तक चलती है, ठीक है। तो ग्रहण किया, पिस्टन ऊपर की ओर खिसका, लिखोगे कैसे,
सबसे पहले हम यांत्रिक व्यवस्था को उष्मा स्रोत पर रखते हैं। T1 ताप पर उष्मा ये निकाय है ये ग्रहण करता है, यांत्रिक व्यवस्था या कह सकते हैं गैसें हैं वो उष्मा ग्रहण करती है, जिसके कारण पिस्टन है वो ऊपर की ओर खिसकता है और इसका दाब और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें कार्य किया जाता है और फाइनली कहां पर पहुंच जाता है, तो फिर फाइनली आपका यहां पर पहुंच जाता है, यानी VB और PB पर जो हमारा निकाय है वो पहुंच जाता है। ये कौन सा हो गया, समतापी प्रसार। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रक्रम शुरू हो जाता है हमारा, ये प्रथम प्रक्रम है, द्वितीय प्रक्रम कहलाता है रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार, इसमें क्या लिखना है, तो रुद्धोष्म प्रसार के अंतर्गत हम निकाय को कुचालक स्टैंड से उष्मा स्रोत से उठाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कुचालक का मतलब ना तो उष्मा का ग्रहण करेगा और ना ही रिलीव करेगा। ठीक है, यानी बाहर से कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रसार। लेकिन प्रसार हो रहा है तो फिर से या अब क्या लिखना, यांत्रिक व्यवस्था को उठाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक, और इसके अंदर बाहर से उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन पिस्टन को थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। पिस्टन की ओर ऊपर की ओर बढ़ाने से इसके आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पर अपन देख रहे हैं VB से आयतन क्या है इसका, VC का ज्यादा है, और निश्चित रूप से ऊपर की ओर बढ़ा है तो दाब में भी क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी हो गई तो ये हम देख रहे हैं VB से PC का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हमने पिस्टन को ऊपर की ओर खिसकाया, इससे गैस के अणुओं का प्रसार होगा। पिछली बार तो हमने देखा था कि यहाँ से उष्मा ले ली, इस बार उष्मा तो कोई देने वाला है नहीं, उष्मा नहीं देने वाला है, तो ये निकाय क्या करेगा, फिर अपने आप खुद की एनर्जी वो रिलीव करेगा। भाई मेरे पास बोल रहा हूँ बाहर से कोई ऊर्जा नहीं मिल रही तो मेरी एनर्जी दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही निकाय है ये क्या करेगा, निकाय अपनी ऊर्जा इसमें लगाता है और इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण से बाहर से उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार होता है, और इस रुद्धोष्म प्रसार के कारण इसके निकाय के ताप में कमी आती है। ठीक है, और कितना कम होता है, कहां तक पिस्टन को उठाते हैं, जब तक इसका ताप T2 न हो जाए, यानी इस कुचालक स्टैंड पर यहाँ पर ताप कितना हो गया, इसका T2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रसार हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रसार। फिर आते हैं तीसरे प्रक्रम के अंदर, देखो A से B अवस्था में पहुंच गए, B से C अवस्था में पहुंच गए, C से अब रुद्धोष्म प्रसार D अवस्था में पहुंचेंगे, और ये क्या कहलाता है, तो ये थर्ड प्रक्रम है आपका, और ये कहलाता है समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न, समतापी संपीड़न, संपीड़न मतलब प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं। अभी तक पिस्टन को हम क्या कर रहे थे, ऊपर उठा रहे थे, अब पिस्टन को क्या करेंगे, वापस नीचे ले आएंगे। तो यहाँ से अब समतापी संपीड़न में क्या लिखना, इसके अंदर हम यांत्रिक व्यवस्था को उठाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है, और कुचालक स्टैंड पर रखते हैं तथा पिस्टन को नीचे की ओर खिसकाते हैं। नीचे की ओर खिसकाते हैं, पिस्टन को नीचे की ओर खिसकाने के कारण आयतन में क्या होगी, कमी होगी, और दाब नीचे की ओर खिसकाया तो गैस के अणु आसपास आए, मतलब दाब में क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये जो अंतिम स्टेज है, देखो VC यहाँ पर था, इसके आयतन में क्या हो गई, कमी आ गई, यहाँ से देख रहे हैं इतना आयतन कम हो गया। ऐसे ही PC से इसका दाब है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, दाब बढ़ गया ना, देखो यहाँ पर ये था, इससे PC से दाब बढ़ गया। ठीक है ना, PD। तो इसके अपने क्या किया, इसमें क्या लिखना है, कौन सा प्रक्रम है, थर्ड प्रक्रम समतापी संपीड़न। इसके अंदर यांत्रिक व्यवस्था को हम उठाकर उष्मा सिंक के ऊपर रखते हैं और जो हमारा पिस्टन है उसको नीचे की ओर खिसकाते हैं, जिसके कारण से अणु है वो पास पास आते हैं और इसके आयतन में कमी और दाब में वृद्धि होती है। हो गया, लेकिन यहाँ पर बाहर से उष्मा सिंक है, तो जितना आपने नीचे प्रेस किया तो ये अपनी ऊर्जा आएगी, तो ऊर्जा को कहाँ दे देगा, ये उष्मा सिंक को दे देगा नीचे की ओर। यानी ये जो गैस के अणु है ये किसको ऊर्जा देंगे, अब इसको T2 को ऊर्जा देंगे। यानी T1 से ऊर्जा ली थी और यहाँ T2 पर ऊर्जा क्या दी जा रही है, दी जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उष्मा दे देता है इसको, और इसका ताप नियत बना रहता है, क्योंकि हमने नीचे की ओर खिसकाया था, फिर भी ताप क्या है, नियत बना हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, समतापी। ताप समान है, C पर भी T2 है और D पर भी कितना है, T2 है।
तो ताप है वो आपका समान है और संपीड़न प्रेस किया है आपने, इसलिए ये क्या कहलाता है, समतापी संपीड़न कहलाता है। चौथा प्रक्रम, इसको हम कहते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न, इसमें क्या लिखोगे, रुद्धोष्म संपीड़न। इसमें निकाय को पुनः उष्मा सिंक से उठाकर कुचालक स्टैंड पर रख दिया जाता है और पिस्टन को और नीचे की ओर दबाया जाता है। ठीक है, नीचे की ओर दबाने से इसके दाब में वृद्धि और आयतन में कमी होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर डी से देखो ए कहां तक आ गए, कहां तक, इतना आ गए, तो कमी आ गई। और ऐसे पी डी से ए दाब में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, यहाँ पर अपने को देखने में मिल रहा है। ये डायग्राम आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें यांत्रिक व्यवस्था को उठाकर कुचालक स्टैंड में रखते हैं और पिस्टन को तब तक दबाया जाता है जब तक वह अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है। प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करने के कारण यहाँ पर कहां पर आ गया निकाय आपका, प्रारंभिक स्थिति बिंदु ए के ऊपर आ गया और इसका ताप कहां से आ गया, T2 से कितना हो गया, T1 तक। ठीक है, तो यहां से चले थे, घूम फिरकर वापस कहां पर आ गए, यहीं पर आ गए। ये पूरा एक चक्र हो गया, इसलिए चक्र क्या कहलाता है आपका, कार्नो चक्र। ठीक है, तो कार्नो चक्र कितने प्रक्रम हो गए, 4 प्रक्रम हो गए। पहला समतापी प्रसार, दूसरा समतापी रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापी संपीड़न और चौथा रुद्धोष्म संपीड़न। 2 पहले प्रसार किए हैं और 2 बाद में संपीड़न। पहले इसको उष्मा स्रोत पर रखा, फिर सिंक पर रखा, कुचालक स्टैंड पर, फिर सिंक पर और वापस किस पर आ गए, कुचालक स्टैंड पर। यहाँ से उठाया था, घूम फिर कर वापस यहीं पर आ गए। ये यहाँ पर था लेकिन अलग अलग अवस्थाओं से जोत जाते हुए वापस यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका कार्नो चक्र। अब कार्नो चक्र की ये तो मैंने जो भी थ्योरी थी वो सारी आपकी बताई है। अब इसका हम कहते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कार्नो चक्र समझ लिया आपने क्या है। कार्नो चक्र की डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिखनी है कि इसमें हम एक अवस्था से शुरू करके विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका कार्नो चक्र। समतापी प्रसार में उष्मा ली जाती है और इसमें उष्मा स्रोत से उष्मा लेते हैं, उस उष्मा सिंक को उष्मा देते हैं। ठीक है, अब मैं देखो वर्णन करता हूँ आपके पास में पहले प्रक्रम का, फर्स्ट प्रक्रम समतापी प्रसार। डायग्राम आवश्यक था इसलिए पहले मैंने बनाकर थ्योरी आपको समझा दी। अब मैं इसमें ज्ञात करता हूँ किया गया कार्य, क्योंकि कार्य का व्यंजक प्राप्त करना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार्नो चक्र में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो समतापी प्रसार, इसके अंदर किए गए कार्य का कैसे कार्य ज्ञात करेंगे। तो एक इक्वेशन होता है उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, डेल ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन होती है। ये किसके द्वारा हमने लिखा है, तो हमने कहा है कि ये किसकी तरफ से हो गया, आपके उष्मागतिकी के प्रथम नियम के कारण से। तो डेल ई बराबर Q1 माइनस QW। तो उष्मा जो पहले वाले में, इसमें डेल ई का मान 0 होता है क्योंकि निकाय अपने उष्मा दे रहा है क्या, ई इसको उसको करता है इंटरनल एनर्जी को, तो बाहर अंदर से कोई उष्मा ले नहीं रहा। क्या करता है, ये स्रोत से उष्मा लेता है और फिर इसको प्रसार है, प्रसार कौन करता है, तो प्रसार अभी अपन ने देखा था कि इसका पिस्टन है वो ऊपर की ओर खिसकता है। ये तो हमने सीखा था ना इसके अंदर, इस प्रकार से होता है, तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो डेल ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, तो इसका मान तो कितना हो गया, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि बाहर से कोई आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 0 हो गया, तो क्यू बराबर में क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू लिख सकता हूँ। डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर पी डीवी इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, वी के सापेक्ष। कहां से कहां तक, तो देखो वी ए से वी बी तक, तो वी ए टू वी बी। अच्छा, तो क्या काम में ले रहे हैं आप, आदर्श गैस से या काम में ले रहे हैं, तो आदर्श गैसों के लिए पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। एन 1 मोल के लिए अगर काम में ले तो एन बराबर क्या हो गया आपका, 1 मोल हो गया, तो एन लेना नहीं। आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है। अच्छा, पी वी इज इक्वल टू आर T1, क्योंकि कैसा है आपका प्रक्रम समतापी प्रसार, तो ताप रहेगा समान। RT1 यानी इधर का कांस्टेंट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P बराबर RT1 बाई V, ये लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया RT1 बाई V इंटू DV
और कहाँ से कहाँ तक, वी ए से वी बी तक। और ये हो गया मान। चलो अब देखो आर भी कांस्टेंट, टी वन भी कांस्टेंट, तो इनको तो बाहर ले सकते हैं। अब इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है ना, वन बाई वी एल एन वी, वन बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई वी डी वी। क्या लिखते हो इसको, एल एन वी, है ना। तो एल एन वी ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी वन, इनको तो मैंने कर दिया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ वी ए टू वी बी वन बाई वी डी वी। ठीक है, वन वी के साथ क्यों नहीं लगाया सर, वी ए वी वन कुछ, क्योंकि यहाँ वी ए से वी बी वेरी कर रहा है ना, तो इसके सापेक्ष हमने डी वी ले रखा है। तो ये मान क्या मिल गया, आर टी वन एल एन वी, और इसका कहाँ से कहाँ तक, तो वी ए से वी बी तक। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, आर टी वन एल एन वी ए माइनस एल एन वी बी, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, इसको और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, ना ना गलत लिख दिया ना मैंने, देखो क्योंकि ऊपर वाली लिमिट पहले आएगी। तो एल एन वी बी माइनस एल एन वी ए। ठीक है, तो एल एन वी बी माइनस वी ए, एल एन ए माइनस एल एन बी को क्या लिख सकते हैं, एल एन ए अपॉन बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मान आएगा, किया गया कार्य आएगा पहले वाले में, आर टी वन एल एन वी बी अपॉन वी ए। ये क्या आ गया आपके पास में, ये जो कार्य का मान है Q या W, Q बराबर W, तो ये मान आ गया। प्रथम प्रक्रम था समतापी प्रसार, तो W1 बराबर RT1 ln VB by VA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पहला समतापी प्रसार क्या, हमने थ्योरी तो बात हो चुकी सारी, डेली जीरो है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, Q बराबर Q माइनस W इज इक्वल टू जीरो। उष्मागतिकी के प्रथम नियम को काम में लिया, फिर आपका P बराबर RT1 काम में लिया, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन में लगाया, इसका इंटीग्रेशन किया, और ये RT1 ln VB अपॉन VA, ये मान अपने को प्राप्त हो गया। ये थ्योरी के साथ में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा प्रक्रम में हम जाते हैं अब। तो दूसरा प्रक्रम कौन सा है इसका, इस प्रकार से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो दूसरा प्रक्रम हमारे पास में है रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। अच्छा जी, रुद्धोष्म प्रसार, इसके लिए भी क्या करेंगे, किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, W2, और W2 का मान इसमें भी क्या हो जाएगा, तो आप देखो इसके अंदर P बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, P dV, और कहां से कहां तक, तो VB से VC तक, पहले VA से VB है, VB से VC, तो VB to VC। ठीक है, तो W2 बराबर P dV। अब इसके लिए कुछ चेंज आएगा, जैसे उसके अंदर क्या लिया था, PV बराबर nRT लिया था, और RT, T का मान कांस्टेंट होने के कारण वो चल गया था, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या आपका रुद्धोष्म है, इसके लिए एक अलग इक्वेशन काम में आती है, PV टू दी गामा बराबर K, कांस्टेंट हमने मान लिया है। इट मींस PV टू दी पावर गामा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी कि पहले कौन सा है B, तो हम कह सकते हैं PB VB टू दी पावर गामा इज इक्वल टू PC VC टू दी पावर गामा बराबर K, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PV टू दी पावर गामा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट होते हैं। पहले क्या था, RT1 कांस्टेंट था, इस बार वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये हम काम में लेंगे। ठीक है, ध्यान में आ गया ना आपके, यानी PB VB ये PC VC ये चेंज होंगे आपके। ओके, तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, K बराबर PV टू दी पावर गामा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, P है मेरे पास में, और P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, K अपॉन V टू दी पावर गामा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं, देखो ये क्या लिखा था मैंने इसके लिए, K बराबर PV टू दी पावर गामा। ओके, ये मैंने यहाँ पर काम में ले लिया, तो VB टू VC, और P की जगह मैंने क्या लिख दिया, K अपॉन V टू दी पावर गामा dV। अब K तो क्या है, नियतांक है, बाहर आ जाएगा, K और VC और ये VB 1 बाई V टू दी पावर गामा इंटू dV। अब इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो V टू दी पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई V टू दी पावर गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, V टू दी पावर माइनस गामा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा जी, अवकलन में घात में कमी होती है और समाकलन में घात बढ़ जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अरे K था ना बाहर, K पहले से था ना, K था ये बार, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई,
k इंटू वी टू दी पावर माइनस गामा। देखो इंटीग्रेशन इसका जब आप करेंगे तो वी टू दी पावर माइनस गामा, एक घात बढ़ गई तो माइनस गामा प्लस 1 कह सकता हूं मैं। तो वी टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो घात होती है इससे हम डिवाइड करते हैं इसको, तो माइनस गामा प्लस 1 और इसकी लिमिट, तो लिमिट तो केवल v पर लगेगी, तो लिमिट क्या लग गई इसकी, तो लिमिट लग गई इसकी vb और ये vc। ठीक है, अब इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जो मान रहेगा W2 का मान क्या हो जाएगा k इंटू, अब देखो पहले क्या है vc, तो k इंटू vc टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 और दूसरा मान क्या रहेगा, अब ये vc माइनस है ना, तो माइनस का k इंटू vb टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये मैंने इसका मान लिख दिया। आगे ध्यान में ये देखो, ये v इसका है ना, v ये अलग है, ये अपना यहाँ तक ही चल रहा है। ठीक, तो ये W2 का मान आ गया। अब इसको जब आप और आगे लिखोगे तो ध्यान में आ गया ना यहाँ पर, अभी यहाँ पर मैं इसका विस्तार करता हूँ, तो W2 का मान क्या आ जाएगा, W2 बराबर देखो k, हम k का मान पहले मैंने बता दिया था, k का मान क्या होता है, p, k का जो मान यहाँ पर रखा था, k का मान रखा था pc vc टू दी पावर गामा बराबर pb vb टू दी पावर गामा, ये मैंने बताया था आपको। तो जहाँ vc है वहाँ vc का मान रखेंगे, जहाँ vb है वहाँ vb का मान पुटअप करेंगे। तो पहला जब मान आप पुट करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, W2 बराबर k का मान pc vc टू दी पावर गामा, तो pc vc टू दी पावर गामा इंटू vc टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस का pb vb टू दी पावर गामा इंटू दूसरा इसके साथ में क्या रह जाएगा, vb टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड इट बाय, तो डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये मान मैंने रख दिया। अब देखो vc टू दी पावर गामा और vc टू दी पावर माइनस गामा, तो कितना मान रह गया, pc vc माइनस गामा प्लस गामा तो कैंसिल, माइनस का pb vb डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय किससे करोगे, तो मान क्या आ जाएगा आपका नीचे के अंदर, तो pc vc माइनस pb vb अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस गामा प्लस 1। आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो इसको 1 माइनस गामा लिख सकते हो, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, pb vb माइनस pc vc लिखो तो भी चलता है। ठीक है, तो आप चाहे जैसे इसको कर सकते हो, तो इसको मैं लिख, ये अपना 1 माइनस गामा यानी प्लस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस गामा है, ये मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको pv बराबर क्या होता है, RT। अब देखना समतापी प्रसार पर आपका बिंदु B है, ठीक है, तो pv बराबर RT इक्वेशन होती है ना, तो pv बराबर RT, तो मैं कह सकता हूँ pb vb बराबर क्या है, RT1, क्योंकि B कहाँ पर है, समतापी प्रसार इस पर है, इस पर ताप कितना है, T1 है। दूसरा समतापी संपीड़न पर कोण आपका C है और यहाँ पर ताप कितना है, T2 है। ठीक है, तो pb बराबर RT1 और pcvc इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, RT2। ठीक है, तो RT1 और RT2 ये मान हो गए, तो RT2 माइनस RT1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये मान कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर, तो ये मान क्या आ जाएगा आपका, W2 इज इक्वल टू, ये मान पुटअप कर दो, R कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, T2 माइनस T1, तो R T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा, ये अपने पास में किसका आ गया, किया गया कार्य ज्ञात हो गया, किसके लिए, रुद्धोष्म प्रसार के लिए। 2 हो गए प्रक्रम, वाह। तो आप कहेंगे सर इतने में 2 ही हैं, तो 4 में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हो गया कंप्लीट। तीसरे और चौथे प्रक्रम में तो बिल्कुल अपने को ऐसा ही कहना है कि समतापी प्रसार के अनुसार, तो केवल वहां से लिमिट चेंज करेंगे, जहां VA और VB था वहां VC और VD कर देंगे, और जहां VD और VA है वहां पर ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी उसमें अपने को डिराइव नहीं करना है, बेटर तो यही रहता है, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन होता है, चाहे तो आप डिराइव उसको कर भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपका प्रॉपर तरीका हो गया।
ठीक है, 2 शुरुआत के तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे आपको। तो किया गया कार्य मैंने बता दिया, थ्योरी आपको पहले बता दी थी। अब कौन सा प्रक्रम चल रहा है हमारा, प्रक्रम नंबर 3 और कौन सा है ये, समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न। तो समतापी संपीड़न में हम क्या करेंगे, थ्योरी तो मैंने आपको सारी बता दी, रिपीट नहीं करूंगा। और अब इसके आगे क्या लिखेंगे, समतापी प्रसार के अनुसार। तो क्या था आपका, W बराबर, मान क्या था वो इक्वेशन आपकी पे, W1 बराबर क्या थी आपकी, जो W1 बराबर थी वो क्या था, RT1 ln VB/VA, ये मान लो, ठीक है। RT1 ln VB/VA चाहे तो आप वैसे ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखो परिवर्तन क्या है, समतापी प्रसार में ताप T1 था, यहाँ कितना है T2 है। वहां VA की जगह शुरुआत कहां से की थी, A से, यहाँ शुरुआत कहां से हो रही है, C से, और B की जगह क्या आ जाएगा, D हो गया। तो समतापी प्रसार के अनुसार W1 बराबर ये, इसी प्रकार से W कौन सा प्रक्रम है, 3 बराबर RT2 ln, बोलो क्या आएगा, VB, VB की जगह क्या लिखूं मैं, VD, VB की जगह क्या लिखना है हमें, VD। ये 3rd प्रक्रम हो गया ना हमारा। तो ln VB दूसरा, और यहाँ पर VD, और पहला VA था, यहाँ शुरुआत कहाँ है, C से, तो ln VD/VC, ये आ गया समीकरण नंबर 3। W2 आ गया, W3 आ गया, इसी प्रकार से। चौथा प्रक्रम कौन सा हो गया, रुद्धोष्म संपीड़न। तो रुद्धोष्म संपीड़न हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, और हेडिंग डालकर क्या लिखोगे, अब तो आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ कि कौन से के अनुसार, रुद्धोष्म प्रसार के अनुसार। तो रुद्धोष्म प्रसार के अनुसार W2 बराबर ये होता है। तो अब हम क्या कहेंगे, W4, और वो कितना हो जाएगा R। अब देखो यहाँ T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर T2 था और यहाँ T1 था। अब यहाँ देखो T1 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, T2 है, ठीक है ना। जैसे उसमें लिखा था ना हमने PCVC, हाँ ये लिखा था PCVC माइनस PBVB, यही था बाई 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप और थोड़ा सा और अच्छा लगे आपको, अगर ऐसा आप लिखो तो लिख सकते हो W4 बराबर कितना मान हो जाएगा, तो W4 देखो ये रहा, यहाँ से PAVA माइनस PDVD डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, हो गया ये। तो ये अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं PAVA, देखो PAVA ये किस पर है, समतापी प्रसार पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, PAVA बराबर RT1, और ये वाला मान कितना हो जाएगा, RT2, ठीक है। तो ये कितना मान हो जाएगा भाई, अब आपका मान कितना हो जाएगा, RT1 पहले वाले में है और दूसरे वाले में कितना है, T2, RT1 माइनस T2 डिवाइड 1 माइनस गामा। ये आ गया समीकरण नंबर 4। तो 3 और 4 में मेहनत करनी पड़ी क्या, उत्तर है नहीं। हमने मेहनत की है केवल समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार ज्ञात करने में, और उसके बाद में 2 है वो एज इट इज हमने लिख ली है। तो ये आपका चारों का कार्य हो गया, कंप्लीट हो गया सर जी, नहीं हुआ है अभी। अब इनको जोड़ो चारों को, क्योंकि अपने को क्या पूछ रहा है, हमें ऐसा थोड़े कह रहा है समतापी प्रसार में किया गया कार्य ज्ञात करो, या ऐसा कहा क्या है कि रुद्धोष्म संपीड़न में कार्य ज्ञात करो, नहीं। कार्नो चक्र में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कार्नो चक्र है, तो चलो कार्नो चक्र लिख देते हैं। अब देखो ये कितने मान तो हमारे पास हैं, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, तो ये ध्यान में आ गया आपका कार्नो चक्र। ये डायग्राम बनना चाहिए कॉपी में, तब अपने को लगता है कि हाँ बंदे ने कुछ किया है, नहीं तो क्या है ऐसे मरा किसी बना दिया, देख लिया बना लेंगे, कुछ नहीं बनेगा, रफ में बनाना पहले, नहीं बनेगा डायग्राम। ये आवश्यक नहीं है इतना आप शो करो या नहीं करो, लेकिन ये 4 पॉइंट है ना, ये तो दिखने ही चाहिए आपको, प्रक्रम वगैरह सारे। चलो तो इसको अपन हटा देते हैं। अब इन चारों को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो देखो W1 है, W3 है, ये कितना है, 4 है, और ऐसे ही कौन सा है, W2 है। तो W2 का मान क्या था, RT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये अपने 4 मान आ गए, W1, W2, W3, W4, चारों मान आ गए। अतः है कार्नो चक्र में किया गया कार्य, चारों को जोड़ दो। चारों को जोड़ते ही हमारे पास मान क्या आ गया, ये लो प्लस कर दिया मैंने, W की जगह क्या कह दिया, W नेट बराबर
डब्ल्यू नेट कुल किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर W1 W2 W3 प्लस W4 मान फाइंड आउट करोगे तो देखो, अब देखो RT2 माइनस T1 T1 माइनस T2 कैंसिल, दोनों मान तो कैंसिल हो गए, बच गया क्या RT1 ln VB और VA RT2 ln VC बाई E। तो ये मान है, ये दो मान हमारे पास बचे RT1 और ये RT2 ln VD बाई VC। ठीक है, ये मान बच गए। अब क्या करें सर इनका, अब इसको और सोल्व करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर आप जब डायग्राम हमने बनाया था तो इस प्रकार से डायग्राम था हमारा, ठीक है, और ये A B C और D इस प्रकार से हमने इसको एरो से व्यक्त किया था, ऐसे चक्र चलता है, ठीक है। तो ये कार्नो चक्र था। अब देखो यहाँ पर रुद्धोष्म वक्र पर कौन कौन स्थित है, तो रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है A और B, और ये रुद्धोष्म प्रसार था और ये क्या है रुद्धोष्म संपीड़न है। याद है ना, ये फर्स्ट प्रक्रम था और ये थर्ड प्रक्रम था, अभी भी बताया है या भूल गए सारा, डायग्राम अभी तक यहाँ बना हुआ था। तो फर्स्ट और थर्ड चूंकि दोनों किसके ऊपर है, रुद्धोष्म वक्र पर स्थित, मैं बहुत इजी वे आपको बता रहा हूँ। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, चूंकि दोनों प्रक्रम किसके अंदर है, रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि VB। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि रुद्धोष्म, अरे ये मिस्टेक हो गई, रुद्धोष्म पर कौन, ये तो समतापी है भाई, ये दोनों तो समतापी है। रुद्धोष्म पर कौन है, सेकंड और फोर्थ, ये रुद्धोष्म प्रसार है और ये भी क्या है रुद्धोष्म संपीड़न है, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए बातचीत की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है VB और VC, और यहाँ पर क्या है VA और VD। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VA बाई VD, VA बाई VD इज इक्वल टू VA बाई VD, और इसके समांतर में क्या आ जाएगा, जो VA बाई VD होगा VB बाई VC। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। देखो VA बाई VD और इधर क्या है VB बाई VC, तो VA बाई VD VB बाई VC, ठीक है। ये है क्या, ऐसा कुछ दे रखा है क्या, ऐसा तो नहीं, लेकिन क्रॉस कर दे तो हो जाए कुछ, तो इसमें क्रॉस कर देते हैं इसको, VC बाई VD इज इक्वल टू VB बाई VA, बन गया ना काम, VB बाई VA VD बाई VC। आपको ये नहीं याद रहता है कोई बात नहीं है, ये लो सर हो गया ना। क्या कह सकते हैं हम, चूंकि B और C व D और A दोनों चारों बिंदु किस पर प्राप्त, किस पर है, रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न पर स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं ये होता है। अब इसके लिए एक रुद्धोष्म गामा प्रसार गामा की वो उसको काम में लेकर आप कर सकते हैं इसको डिराइव, लेकिन आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, समान है। अब ये दोनों समान है तो देखो VB बाई VA और VD बाई VC को मैं क्या लिख सकता हूँ, VD बाई VC को क्या लिख सकता हूँ, VA अपॉन VB। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, VD बाई VC, यहाँ क्या है VC बाई VD है, तो VB बाई VA। VD बाई VC को मैं क्या लिखूंगा, VA बाई VB, तो VD बाई VC को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये चेंज कर रहा हूँ, देखना भाई, VD बाई VC यानी VA बाई VB, VA बाई VB ऐसे करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इधर भी क्या है, VB बाई VA है क्या, नहीं VA बाई VB है, यानी नेगेटिव साइन क्या लेना पड़ेगा अपने को, कॉमन, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का RT2 ln VB बाई VA, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं हम इसको, VB बाई VA हो गया। तो अब इसको डिराइव कर, अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें देखो ln VB बाई VA दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन, तो ln VB बाई VA, और यहाँ पर क्या आ गया RT1 माइनस RT2, RT1 माइनस T2 इंटू ln VB बाई VA। ये क्या आ गया, ये आ गया आपके कार्नो चक्र में किया गया कार्य। यही पूछा जाता है क्या, अब तो कर देंगे, नहीं इससे थोड़ा और आगे है, पूछा आपसे जाता है कार्नो चक्र में किए गए कार्य के, कार्नो चक्र में दक्षता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इतना लंबा होने के बाद बहुत आसान है। अब देखो इसमें पेशेंस मत हो आप, थोड़ा सा और है, ठीक है ना। कार्नो चक्र में किए गए कार्य का व्यंजक भी पूछा जा सकता है आपसे, और दक्षता का, कार्नो चक्र के लिए दक्षता का व्यंजक भी ज्ञात किया जा सकता है। तो दक्षता के लिए क्या ज्ञात करना, ये तो W का मान है, W1 क्या था हमारा, तो W1 देखो आपका क्या था, RT1 ln VB बाई VA, ऐसा ही था क्या कुछ, RT1 ln VB बाई VA, ये हमारे पास में इक्वेशन थी W1 के लिए।
ये W1 क्या था, ली गई उष्मा, किससे, स्रोत से उष्मा ली थी ना, याद करो कुछ है तो कार्नोट चक्र में ली गई। तो अच्छा, इसका दक्षता क्या होता है वो बताओ ना जल्दी। चलो बता देता हूँ। ईटा बराबर क्या होता है, कार्नोट चक्र में किया गया कार्य, कार्नोट चक्र में किया गया कार्य बटा कार्नोट चक्र में ली गई उष्मा, ली गई उष्मा। तो उष्मा किससे कार्नोट चक्र में, ये लिख सकते हैं अपन, कार्नोट चक्र में ली गई उष्मा। तो उष्मा किससे लेते हो, केवल एक ही बार तो लेते हैं स्रोत से। तो ली गई उष्मा बटा किया गया कार्य, तो देखो ये तो रहा आपका W, इट मींस मैं कह सकता हूँ ईटा बराबर W बाई W1, या इसको क्या कह सकते हैं, Q1 भी कह सकते हैं, W1 बराबर Q1 था। तो ये मैंने बटा लगा दिया इसको, ईटा इज इक्वल टू ये बाई RT1 ln VB बाई VA। ये लो बहुत आसान हो गया, ये कैंसिल, अरे कट गया, आर भी कैंसिल। देखो बचा क्या, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा आपके पास में रिजल्ट आपके पास में आने वाला है। ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बटे T1, या मैं इसको कह सकता हूँ 1 माइनस T2 बाई T1। किसका मान है, देखो T1 किसका मान है, स्रोत का ताप, और T2 किसका, उष्मा सिंक का ताप। अब ये रिजल्ट आया है यहाँ पर कार्नोट चक्र में दक्षता। तो कार्नोट चक्र में दक्षता क्या है, तो हम कह सकते हैं कार्नोट चक्र में जो दक्षता का व्यंजक है वो उष्मा स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करता है। आपका कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो जाए, यानी कार्यकारी पदार्थ आपने आइडियल गैस लिया है, वास्तविक गैस लिया, कोई मैटर ही नहीं करता है। क्यों, कहीं है क्या इसके बारे में लिखा हुआ है क्या, कहीं रिजल्ट में आया क्या, जितने भी वास्तविक इंजन है उन सभी का, वास्तविक इंजन, कार, मोटरसाइकिल, जो कुछ भी आप एवरीथिंग काम में लेते हैं, उन सब का बेस क्या है, कार्नो इंजन है। ठीक है ना, तो कार्नो का आदर्श इंजन कहलाता है। तो कार्नो चक्र में किए गए कार्य का जो व्यंजक है वो क्या आ गया, ईटा बराबर 1 माइनस T2 बाई T1, ये आ गया आपका रिजल्ट। और इसके लिए कुछ इक्वेशंस जो आप 2-4 थ्योरी लाइन लिखो तो लिख देना। तो ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करवाया आपको। तो एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी की तरफ से फिर से आप सभी को धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।